ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ग्रुप 16, 17, 18। देखो कोई भी एलिमेंट, मान लो अगर ऑक्सीजन है, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज लगा हुआ होता है। ये कभी प्लस होता है तो कभी माइनस होता है। ये चार्ज इसके वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है, और यही चार्ज ये बताता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। अगर नेगेटिव साइन लगा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर पॉजिटिव लगा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं जो ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर रखता है ये, 2, -2। यानी अगर दो हाइड्रोजन में यहाँ पे अटैच करता हूँ तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन से मिला एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से मिला एक इलेक्ट्रॉन, हो गया -2। अब यार दूसरा चीज, हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो पहले से ही आता है। हम लोग ने क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर उसी को तो पढ़े थे। उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, और किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, और जो भी हेलोजन ग्रुप है, जितने भी ग्रुप 16 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन सबका -1 है। ये इतना याद रहना चाहिए। अगर तुम लोग को इतना याद, और जितने मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 मेटल हो गए, ग्रुप 1 मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और ग्रुप 2 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है, +1 +2, ये याद रहेगा। हाँ, फरहान, साइमा, कुलसुम, ये बेसिक याद रखो तो आप लोग को हाँ समझ सर। में आएगा। यानी हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा ना, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, लूज ही करेगा, कभी ये गेन नहीं करता है। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करें तो हमें पता है दो टाइप की ही बॉन्डिंग होती है, एक आयोनिक और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसी वजह से मैं पहले ही बताते रहा कौन सी टाइप की बॉन्डिंग, उस हिसाब से डोनेशन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ओके, तो ये ऑलरेडी आई थिंक लास्ट टाइम भी किए थे, इसमें डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑक्सीजन होता है, अगर यहाँ पर देखें तो किस किस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ऑक्सीजन -2 है, हेलोजन -1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे एलिमेंट के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए वो नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। बोलते कि जितने भी ऑक्सीजन होते हैं ना, नॉर्मली कॉमन कॉमन मतलब एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ये इतने इलेक्ट्रॉन घसीटता है। अगर इसको किसी को भी ज्वाइन करवाना है ना ऑक्सीजन के साथ, तो आपको ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, आपको -2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। पर कुछ केसेस हैं जहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन बताया, देखो हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट है, बरोबर। पर बोलते हैं जो फ्लोरीन है ना, ये नंबर 1 पे नेगेटिव में आता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अगर कोई ऑक्सीजन इस फ्लोरीन के साथ कनेक्ट है, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बजाय +-2 के +2 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ मैं? यानी ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया कि इसने ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीट ली। अंडरस्टूड? तो ठीक है, इन केस ऑफ OF2 इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। समझ में आ रहा है? इजी। दूसरा एक और केस थे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी कुछ इसी तरह से हमें दिखाई दे रहा है। होना क्या चाहिए था, इसका -2 होना चाहिए था, पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है जहां पर इस तरह से बिहेवियर मिले, पर मैक्सिममली आप लोग को ये -2 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे लिखा है कि अदर एलिमेंट एग्जिबिट, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन को छोड़कर पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट देख लें, ठीक है, हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे तो इस पे ही ध्यान देंगे। ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो अलग ही ग्रुप है। बोलते हैं कि सभी के सभी +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ये फिक्स है इनमें। इसमें भी जो फिक्स है ना, एकदम कॉमन देखा गया, सब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की तो उनको पता चला कि +4 एंड +6 ये बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे थे जो पॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ हायर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब आप ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, 16 ग्रुप है, तो आप किसी भी ग्रुप के नीचे जाओगे तो क्या चीज बढ़ती है। अगर आप कोई भी ग्रुप, मान लो फिश कांट ब्रीथ इन एयर, है ना, तो इस ग्रुप में आप देख सकते हो शुरुआती जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर कम होते हैं, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बरोबर कि नहीं। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इनकी क्षमता भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती है, क्षमता बढ़ जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो, इसको अगर डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो जो अमीर होते हैं
वही दान करते हैं। क्यों ज़कात ये दान या वगैरह करते हैं? कितने के पास उतने पैसे होते हैं। अगर आपके पास पैसे है तो वो छलकेंगे, आप दूसरों को दोगे, करेक्ट। तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास पैसे इतने नहीं है कि वो छलकाए अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं छलकाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं मिलेगा। पर उसके बजाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन में आओ तो आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें पॉजिटिव साइन, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर लगे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कम से कम स्टेबिलिटी होने के लिए कम से कम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पैर इफेक्ट। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं दे रहा है? मान लो मैं चाहता हूँ कि ये एक काम करे, +12 क्यों नहीं दे रहा है? बोले नहीं, इतना नहीं दे सकता, हर एक चीज की लिमिट होती है, बोलते हैं ना। और इसका रीजन है इनर्ट पैर इफेक्ट। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये इनर्ट पैर इफेक्ट क्या बोलता है? तो इनर्ट पैर इफेक्ट का मतलब रिएक्टिविटी, इससे ज्यादा देगा तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। तो बॉन्डिंग +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्राइमरली कोवेलेंट। बोलते हैं अगर आपको +4 +6 टाइप की जो बॉन्डिंग दिखेगी ना, तो वो ज्यादातर कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग हो। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट हैपनिंग होगी है। कोई को डाउट है इस पैराग्राफ में? आई होप क्लियर होगा सारी जो डिटेल्स यहाँ पे मैंने बताई है ना। आप यहाँ पे नीचे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। जैसे H2O में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है? हाँ फर्क हाइड्रोजन के बता सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए -2। समझ में आ रहा है? इधर बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन? हाँ साइमा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। वेरी गुड। तो फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन है। +2 दो आएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन तो अकेला ही है, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा। पर ऑक्सीजन के बेस पर, ऊपर लिखा है आपको एलिमेंट ऑक्सीजन के बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो 2 फ्लोरीन के चक्कर में ऑक्सीजन बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट फरहान तुम बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस H2S में? सर आप -1। गलत जवाब। 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, सल्फर यहाँ नेगेटिव है तो -2, सल्फर -2 होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना उसका में, जो यहाँ पे क्या बोला है किसका तुमने जो बोला ना ये हाइड्रोजन का बोला है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हाइड्रोजन पे +2 आएगा, सल्फर पे -2 आएगा। अरे ये देखो ना, यहाँ मैंने बताया हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो 1 × 2 कितना हो गया? 2, 2 + 2 हो जाएगा, बरोबर। तो अगर हाइड्रोजन का +2 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो सल्फर पे क्या आएगा? -2 आएगा ना। इलेक्ट्रॉन लेने पर वो नेगेटिव होते हैं कोई भी एलिमेंट। ठीक है, कुलसुम बता सकते हो इसका क्या आएगा? HF का फ्लोरीन के बेस पे बताना है, क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ कुलसुम, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, बताओ सर क्या मैं रहेगा बताऊं, ऑक्सीडेशन? हाँ बोलो फरा। -1 रहेगा ना। वेरी गुड, -1 रहेगा। इजी है ना। अब चलिए नीचे वाला भी करते हैं। कोई बता सकता है सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? अब जारी बात ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव +4। है। वेरी गुड साइमा, 4 नहीं +4 ठीक है। नेक्स्ट टेलोरियम +4। हेक्साफ्लोराइड का कोई बता सकता है इसका क्या रहेगा? हाँ फरहान। +6। टेलोरियम, वेरी गुड साइमा। और HOCl का बता सकता है? इन टर्म्स ऑफ Cl आपको बताना है, पूरा बोलेगा सर इसमें +1। कैसा हो। वेरी गुड, क्या बात है साइमा, तुम्हें कैसे पता चला इसका नेगेटिव नहीं लेना है ऑक्सीजन का लेना है? वेरी गुड साइमा, तुम्हारा ज्यादा अच्छा है ऑक्सीडेशन से, फरहान का भी अच्छा है। द ग्रुप 17 एलिमेंट, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम समझिए। ग्रुप 17 एलिमेंट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ग्रुप 17 एलिमेंट? ये रिप्रेजेंट करता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N3 है ना। दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इधर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मिंग ऑफ आयन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो ग्रुप 17 एलिमेंट है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इसको अपने आप को स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? NS2Np6, तो 2 + 6 कितना हो जाता है? 8, यानी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करेगा या तो लूज करेगा, कैसे भी करके वो गेन करना चाहता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, शेयरिंग करके लेगा या तो गेनिंग करके लेगा। समझ में आया? अगर गेनिंग करके लेता है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर शेयरिंग करके करेगा तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। समझ में आया? तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे?
हर एक एलिमेंट को, कोई भी ग्रुप हो, हाँ सर। सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनकी लास्ट शेल। ये NH2 NP5 एक्चुअली लास्ट शेल, इसमें टोटल 8 होना चाहिए। 5 है तो 7 है, 7 में कितना चाहिए कि वो अपने आप को स्टेबल करेगा? सिर्फ एक चाहिए, है ना? एक मिल गया स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए या तो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, या तो शेयर करके कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। देखो बाद इसलिए वर्ड A11 लिखा हुआ, अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल हेलोजन एग्जिबिट, बोलते कोई भी हेलोजन ग्रुप हो, तो हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं? मैंने बोला था, फिश कांट ब्रीथ इन एयर। तो मैंने ट्रिक बताई थी तुमको, है ना, कैसे याद करना है। तो बोले जितने भी हेलोजन होते हैं ना वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ये बहुत निगेटिव होते हैं, उसमें नंबर 1 में यही आता है। बाकी भी निगेटिव होते हैं, पर हावेवर बाकी इतने निगेटिव नहीं है जितना फ्लोरीन है। इसलिए कभी कभार ये लोग +1 +3 +5 और +7 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे? तो लिखा है बिकॉज दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन। और दूसरा रीजन है कि इनके अंदर फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जो आगे के एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं वैलेंस शेल में, जो कि खाली पड़े रहते हैं, फुल्ली फिल्ड नहीं होते। फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या है? जैसे मतलब आए हैं तो क्यों आए, मतलब यूज हुए, जैसे ये बस इतना ही इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं बोलूँगा है पर फुल्ली फिल्ड नहीं है, अंडरस्टूड। तो the oxidation state is +4 and +6 occur in oxides and oxo oxide। तो बोल रहे कि ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +4 +6 अकर होता है ऑक्साइड और ऑक्सो ऑक्साइड में, क्लोरीन और ब्रोमीन में। ठीक है, ऑक्सो ऑक्साइड ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है? बोले ज्यादातर जो हेलोजन ग्रुप होते हैं ना वो एसिड बनाते हैं, पर कोई सी एसिड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस एसिड को ऑक्सा एसिड बोलते हैं। मतलब किसी भी एसिड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट क्लियर है, आगे बढ़े। तब फ्लो, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि ज्यादातर जो हेलोजन ग्रुप है वो ज्यादातर ऑक्सीडेशन अपना लूज करके, मोस्टली +4 और +6 लूज करके ये ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। इसका रिएक्शन आके देखेंगे हम लोग। द फ्लोरीन एटम हैज नो डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। बोलते हैं जो फ्लोरीन होता है पहला एलिमेंट है, पहले से इसके पास एटॉमिक नंबर कम है तो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता। देखो कोई भी एक्सपांड का मतलब क्या है? खाली ऑर्बिटल है तो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ये अपने खाली ऑर्बिटल को फिल कर सकते हैं। ये हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी में देखा था किस तरह से ये बॉन्डिंग बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पर बोल रहे कि फ्लोरीन नहीं कर सकता, फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता अच्छे से। इसी वजह से फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं आगे ग्रुप 18 एलिमेंट में। ग्रुप 18 को नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। बोलते हैं जो ग्रुप 18 एलिमेंट है स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एकदम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, स्टेबल होता है। इसलिए इसकी टेंडेंसी नहीं है ना ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करता है। क्यों करेगा? जब इसके वैलेंसी जीरो है, जीरो वैलेंस का मतलब फुल्ली फिल्ड है, इसको जरूरत ही नहीं है ना। इसी वजह से ज्यादातर ये एलिमेंट मोनो एटॉमिक टाइप में होते हैं। मोनो मतलब 1, मतलब जेनॉन, डाई जेनॉन नहीं रहेगा कभी भी, हेलियम रहेगा, पर डाई हेलियम कभी नहीं रहेगा। समझ में आया डिफरेंट क्या समझा रहा हूँ मैं? ये मोनो अकेले टाइप में ही होते हैं, ज्यादातर ही गैस होते हैं। हाउएवर सिर्फ स्पेशली जेनॉन का बोल रहा है, जेनॉन का जो एटॉमिक साइज होता है बड़ा होता है। अरे ऑफकोर्स रहेगा क्योंकि आप हेलियम, नियॉन, ये ग्रुप 18 एलिमेंट की सीरीज लेगा, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो जीनॉन देखो एकदम लास्ट में आता है रेडोन्स के ऊपर, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो एटॉमिक साइज भी लार्ज हो जाएगा। पर इसके साथ साथ अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर, आयोनाइजेशन, आयोनिक चार्ज बढ़ता है तो उसके अपोजिट में, याद है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, आयनिक चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो क्या चीज अपोजिट काम करती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके हमेशा अपोजिट काम करेगी। अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हेंस xenon एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन, जो कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई, यानी कम एनर्जी में भी हम इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, जिसके चक्कर में इट्स आउटर शेल डी ऑर्बिटल
इसमें प्रेजेंट भी है, ये तो और अच्छी बात है। इसकी वजह से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेड करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। या तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन करेगा, या तो ये शेयर करेगा। बरोबर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए नीचे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने इस तरह से कंपाउंड बनाए। समझ गए किस तरह से रिएक्शन किया है? तो बोलते हैं मोस्टली तो ये रिएक्ट करते नहीं, पर स्पेशली केस जिनॉन का दिया, पूरा जिनॉन करते। जहाँ से आ रहा है, ये पहले भी पढ़ाया था मैंने, है ना, लास्ट लेक्चर में भी। अब आगे आते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। क्या होगा अगर हम ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें? तो जाहिर बात है, अगर कोई भी चीज को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ज्यादातर कौन से टाइप का कंपाउंड बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। तो हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर वो कंबाइन होता है तो बनने वाले कंपाउंड को हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? साइमा, कुलसुम, अरमान, फरहान। हाँ सर। एलिमेंट ऑफ 16, देखो बोला 16 एलिमेंट भी सेम चीज कर रहे हैं। यहाँ पे ई का मतलब क्या? एलिमेंट। ये ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम हो गया। ये अपना ग्रुप 16 हो गया। तो मैंने इसका भी बताया था, ओ somebody should tell possible आंसर, है ना। ये ट्रिक मैंने बताई थी जिसके जरिए आपको इसको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन और इसको जोड़ता हूँ हाइड्रोजन से, तो ये एक हाइड्राइड बन गया। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? डाइहाइड्रोक्साइड। अरे सर, ये तो वाटर है। हाँ, डाइहाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, वाटर भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या रहेगा? सल्फर हाइड्राइड, है ना। सल्फर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं उसको। ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन सेलेनाइड, है ना। जो भी है ऐसे भर के सब हाइड्राइड ही बना रहा है वो। सम प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 आर गिवन इन टेबल। पूरा टेबल में भी दिया हुआ है। चलो देखते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आगे एग्जाम्पल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ बोला है ज्यादातर जो वाटर है, पहला जो मॉलिक्यूल हाइड्राइड, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई भी स्मेल नहीं होती, लिक्विड फॉर्म होता है। वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेलोरियम, हाइड्रोजन पोलोनियम, ये सब कलरलेस होता है और बहुत बैड स्मेल आती है। जैसे तुमने लैब में किया होगा ना क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो मिसको उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना पड़ता है, पता है ना। तो इतनी गंदी स्मेल आती है, जैसे टॉयलेट में से आती है ना, बिल्कुल वैसी गंदी स्मेल होती है। बोलते हैं ये पॉइजनस गैस होती है एम्बिएंट कंडीशन में। एम्बिएंट कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये काफी खतरनाक होती है। कभी भी एम्बिएंट होगा तो समझेगा एक कंडीशन की बात करें, उस कंडीशन में खतरनाक। All hydride have angular structure which involve sp3 hybridization of central atoms। हो रहा है कि ज्यादातर जितने भी हाइड्राइड है वो कैसे एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एंगल के बेस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं और ज्यादातर ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहते हैं। ओके, आप बोलोगे सर कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने देखा है sp हाइब्रिडाइजेशन मीथेन देता है, क्योंकि मीथेन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, हर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मैं बोलूंगा एक सिग्मा बॉन्ड एस को दिया और रिमेनिंग पी को दिया, तो ये बन गया sp3। इसके पास तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, वाटर की बात करूं, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं, तो वाटर में तो सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये sp3 बना रहा है? तो मैं बोलूंगा अरे इसके साथ साथ इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इससे हम लोग ऐसा डंबल्स बनाएंगे। उस डंबल्स में हम लोग वो इलेक्ट्रॉन को देंगे, इस डंबल्स को, और इनके पाई बॉन्ड को काउंट करने पर इसको sp3 घोषित करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है, ठीक है। तो ये ज्यादातर समझा सर। हाँ। sp3 होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, वो डंबल शेप वो सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। हाइड्राइड ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट आर वीकली एसिडिक। बोलते कि ज्यादातर जो हाइड्राइड ग्रुप 16 के बनेंगे ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, ये सब वीक एसिड होता है, न्यूट्रल कहलाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीजेस व्हाइल द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब अगर इनकी हीटिंग स्टेबिलिटी कमजोर हो जाए, पर अगर हम इन एलिमेंट्स को हीट करने पर ये स्टेबल ना रहे, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाए, कमजोर हो, इजिली ब्रेक हो, अगर ब्रेक होते हैं एलिमेंट, तो ये एलिमेंट्स अच्छे एसिडिक कहलाएंगे। क्योंकि ज्यादातर जो एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं वो डिकम्पोज फटाफट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, अगर आपको इनकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ानी है कोई भी हाइड्राइड मॉलिक्यूल की, जैसे H2 हो गया या H2 सल्फर हो गया, तो आपको इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करनी, मतलब जल्दी से हीट होकर ब्रेक। थर्मल स्टेबिलिटी काफी कंफ्यूजन वर्ड है, सिंपल, इनको गर्म करने पे ही जल्दी ब्रेक हो जाएगी। पहला वाटर का ब्रेक ही नहीं होता।
दिस इज ड्यू टू द बॉन्ड। देखो अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी बढ़ जाएगी, बरोबर, इजीली ब्रेक होंगे। पर ऐसा होता नहीं है, पर ये चीज पॉसिबल है। देखो ऑक्सीजन तो अपने आप को ब्रेक नहीं करेगा जब वो हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो, पर आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप के तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो ऐसे में हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए पोलोनियम टेलोरियम ये ब्रेक होने के चांसेस है, ये अपने आप को तोड़ देंगे क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कमजोर हो जाएगी, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी सॉरी कमजोर नहीं, अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज होगी, नहीं उल्टा ही बोला, बरोबर बोल रहा था पहले, डिक्रीज होगी क्योंकि इजिली हीट करने पर ही ब्रेक हो जाएंगे, है ना। तो बोल रहा है एक्सेप्ट वाटर को छोड़कर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम और हाइड्रोजन टेलोरियम ये इजिली ब्रेक हो जाएंगे जब इनको थर्मल हीटिंग की दी जाएगी, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी ये दिखाएंगे। याद रहे ये वीक एसिड प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप 17 एलिमेंट में। तो बोलते हैं ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट, हाँ पूरा ग्रुप 17 एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। बोलते ग्रुप 17 एलिमेंट को अगर आप रिएक्ट करते हो ना तो उससे जुड़ा हुआ हैलोजन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल रिएक्शन दिया है, हाइड्रोजन को मैं डायटोमिक हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं और दो क्वांटिटी में हाइड्रोजन हैलाइड मिल रहा है। यहाँ पर ये एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है ना। ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे आप एक रिएक्शन भी कर सकते हैं, फ्लोरीन को डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, 2HF, करेक्ट, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह से बाकी के भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, सबके रिएक्शन का स्टाइल सेम रहेगा। आप एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बोलता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीज इन ऑर्डर। यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है, हो रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेगा, ठीक है। सबसे कम, सॉरी हाँ ये उल्टा दिया हुआ साइड, उसके सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड एसिडिक रहेगा, है ना। हाइड्रोजन लेस देन HCl, है ना। फिर HBr आएगा, फिर HCl आएगा, फिर HF आएगा, यानी ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये सबसे कम, उल्टी सीरीज दी है ये। नेक्स्ट, अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ क्यों रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड की ज्यादा क्यों है बाकी सबसे, तो यहाँ पे रीजन बता रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन का लेने देना है। कौन अपने आप को जल्दी ब्रेक करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, कौन अपने हाइड्रोजन को जल्दी देगा, प्रोटोनेशन करेगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड जल्दी देगा थर्मल स्टेबिलिटी बेस पर, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी बेस पे सीरीज अलग की है, पर यहाँ पे एसिडिक के बेस पे तो चलो यही सही थी, नहीं बराबर दिया, मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयोडाइड की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ये जल्दी ब्रेक होगा, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ब्रेकिंग बॉन्ड जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन देख रहे था। तो कौन जल्दी अपने आप को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। कौन अपने आप को लेट ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब थर्मल स्टेबिलिटी पे आओ तो ये अलग जाता है, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट स्टेबल जो रहेगा वो अपने आप को जल्दी ब्रेक करेगा ही नहीं, और जब से जो सबसे कमजोर स्टेबल होगा, तो कौन सबसे कमजोर स्टेबल है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। अच्छी बात है ना, हमें ऐसा ही कोई एलिमेंट चाहिए जो जल्दी से ब्रेक हो जाए और हाइड्रोजन को लीव करे, तभी तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। तो यहाँ पे नीचे शॉर्टकट में सारी प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, वाटर का। सबसे कम किसका है, टेलोरियम का। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ज्यादा पानी का ही है और टेलोरियम का कम है। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो पानी की बॉन्ड लेंथ कम होती है, पर हाइड्रोजन टेलोरियम जो चूंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए तो इनको तोड़ना आसान हो जाता है, समझ में आया। अब आते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, एंथैल्पी। किसको ज्यादा हिट देना पड़ेगा, हाँ वाटर को। किसको कम हीट देना पड़ेगा, इसको। तो यानी कम हीट में भी अपने आप को ब्रेक करेगा, पर वाटर जल्दी अपने आप को ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए इसको ज्यादा हीट कर देना पड़ेगा। ओके, नीचे फ्यूजन एनर्जी लिखी है, इसको फ्यूज होने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, -286, है ना। पर उसी जगह पे टेलोरियम को मिलाने के लिए, कंबाइन करने के लिए बहुत कम एनर्जी पे भी कंबाइन हो जाता है, ठीक है। ये HEH एंगल क्या है, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन का जो एंगल है इसमें 104 डिग्री का बनता है। हर एक मेरे को अलग अलग डिग्री है, तो ये याद करना पड़ेगा, डिग्री का लेना देना फिजिकल प्रॉपर्टी से नहीं। अब एसिडिक वैल्यू की बात करते हैं तो पानी का क्या होता है, एसिडिक वैल्यू प्योरली बेस फॉर्म होता है,
इसमें जितना एसिड है उतना ही बेस होता है इसके अंदर, इसलिए 14 लिखा हुआ है। 7 दोनों को ऐड कर दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड एकदम न्यूट्रल 7 हो रहा है नंबर, है ना। हाइड्रोजन सेलेनियम एक एसिडिक है, एसिडिक है ना, ये क्योंकि 7 से नीचे गए थे एसिडिक, 7 के ऊपर गए थे बेसिक। ठीक है, समझ में आया टेबल? कोई डाउट यहाँ तक? फरहान, साइमा, क्लियर? आगे बढ़े, ये टेबल हाँ में सर, भी समझा। देखते हैं। टेबल काफी अच्छे होते हैं, हाँ, उनको सर। शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करते हैं। बॉन्ड लेंथ अभी भी देख लिए, आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ छोटी मिलेगी। देखो याद रखो, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो समझ जाओ कि इनकी जो पावर है ये बहुत मजबूत है, ये जल्दी अपने आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो ये लोग इजिली अपने आप को ब्रेक कर सकते हैं। अगर जो अपने आप को इजिली ब्रेक करेगा उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ बोलते हैं ना इजी कम हो जाता है। कम होना मतलब जल्दी ये अपने आप को बॉयल या मेल्ट कर देंगे। और जिन लोग का बॉन्ड मजबूत होता है ये जल्दी अपने आप को बॉयल या मेल्ट नहीं करते। एक्सेप्शन ऑलवेज आएंगे, एक सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम है, पर हाँ बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर, करेक्ट। अगर इंथैल्पी की बात करो, हीट फॉर्मेशन की, तो जिनका बॉन्ड शॉर्ट है उनको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी ब्रेक होने के लिए, ये एसिडिक होते हैं ज्यादा। और जो जिनकी बॉन्ड बड़ी है, ज्यादा लेंथ है बॉन्ड की, उनको कम हीट में भी आप उनको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। उनकी एसिडिक वैल्यू क्या होती है? -10 होती है, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये बहुत ओवर एसिडिक होते हैं। ज्यादातर जितने भी एसिड है वो हेलोजन से ही तो बनते हैं, है ना। अब आते हैं ग्रुप 18 पे। तो ग्रुप 18 की तो बात ही मत करो क्योंकि इनर्ट्स है, ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि स्टेबल होते हैं। ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ का हम लोग एक्चुअल रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड। बोले जितने भी एलिमेंट्स है ना ग्रुप 16 के, जैसे 16 में ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, ये सारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी ग्रुप 16 तो अपना वही है ना, फिश कांट ब्रीथ इन है, नहीं ऑक्सीजन वाला है, बरोबर। तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ा हो तो क्या बनाऊंगा मैं? ऑक्साइड। अरे क्या बनेगा? या तो ओजोन बनेगा या तो ऐसे कुछ बनेगा। सल्फर से करता हूँ तो सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सेलेनियम से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? सेलेनियम डाइऑक्साइड। समझ में? ई की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है? सल्फर सेलेनियम, हाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। सल्फर सेलेनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम को अगर रिएक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड वो ऑक्साइड बनाएगा। अब हो रहा है कि ईओ टाइप ऑक्साइड क्या क्या दिखते हैं? तो ईओ टाइप, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस, बट सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी दी है ना। हो रहा है जो ओजोन और सल्फर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, हमें मिलेंगे, पर सेलेनियम का जो डाइऑक्साइड होगा वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और ज्यादातर ये सारे एसिडिक होते हैं नेचर में, और ये पानी के साथ रिएक्ट होकर ज्यादातर एसिड बनाएंगे। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये एक तरह का सल्फ्यूरस एसिड ही बनाएगा। सेलेनियम डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो सेलेनियस एसिड बनाता है। यानी ये देखो सब एसिड ही बना रहे हैं पानी के साथ मिलकर। तो अगर ऐसे गैसेस पानी में, हवा में इवॉल्व है और आप पानी वाला रुमाल पहन के मुंह में घूम रहे हो तो क्या होगा? आपका मुंह जल जाएगा। ठीक है, इसलिए गैस पे बहुत ध्यान देने का। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है जिसमें गैस रिलीज है एनवायरमेंट में और वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी है और आपने पानी का रुमाल बांध के रखा है तो वो क्या बन जाएगा? वो आपके फेस को पूरा जला देगा क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पानी, धुआं मिक्स होके। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस स्टॉप। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब इजिली कौन रिड्यूस हो रहा है? तो इनकी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, यानी सल्फर टू टेलोरियम जाएंगे तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी काफी वीक हो जाती है, रिड्यूस डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब जल्दी रिड्यूस होते हैं। पर सल्फर तक रहोगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, टेलोरियम तक जाके कम होगी। तो सल्फर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, टेलोरियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम है। अगर इसकी कम है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी, क्योंकि आगे लिखा है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होती है। अब आते हैं EO3 पर, यानी एलिमेंट ट्राइऑक्साइड, ग्रुप 16 बेस पर। तो बोलते हैं सल्फर भी ट्राइऑक्साइड बनाता है, सेलेनियम भी ट्राइऑक्साइड बनाता है, टेलोरियम भी ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये सब एसिडिक नेचर रखते हैं और ये पानी के साथ डिजोल्व होने पर एसिड बनाते हैं। चलो देखते हैं एसिड कैसे बना रहा है। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेलेनिक एसिड बना रहा है, टेलोरियम ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये टेलोरिक एसिड बना रहा है। यानी देखो सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया फर्क? जरा देख लो, ट्राई प्रॉपर्टी भी हाँ है सर। इनमें। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आप लोग को कैसे याद रखना है ट्राइऑक्साइड? इसका एक जनरल फॉर्मूला याद रखो, पूरा रिएक्शन तो मुश्किल है याद करना।
और कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब इसका नाम क्या, सेलेनिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेलोरिक। ये बेसिक फॉर्मूले के नाम से याद करना ही पड़ेगा। ग्रुप 17 एलिमेंट पे आते हैं, तो बोलते हैं ज्यादातर ग्रुप 17 एलिमेंट हेलोजन होते हैं, और या तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो ऑक्साइड बनाएंगे, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। पर बोलते हैं जितने भी ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ज्यादातर वो हेलोजन अनस्टेबल ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड, बोलते हैं फ्लोरीन 2 तरह के ऑक्साइड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, एक डाइफ्लोरो ऑक्साइड या पर ऑक्साइड, डाइफ्लोरो पर ऑक्साइड। हाउएवर ओनली डाइफ्लोरो ऑक्साइड इज थर्मली स्टेबल। बोल रहा है कि ये 2 ऑक्साइड तो बना रहा है, पर इसमें सबसे स्टेबल यही ऑक्साइड है, दूसरा ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, हीट करने में झट से अपने आप को ब्रेक कर देता है। एट 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है ये एकदम। बहुत आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो सोर्स ऑफ फ्लोरीन होते हैं ना, जिससे हमें फ्लोरीन मिलता है, उसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, या जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो बोलते हैं दोनों ही फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, पर सबसे कमजोर ये होता है, ये स्टेबल होता है। अब जारी बात है, जो O2F2 है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है प्लूटोनियम को टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड, एंड रिएक्ट इज यूज इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज अ प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल। तो समझ में आया क्या? यहाँ पे बड़ा जो फ्यूल यूज होता है ना किसी भी चीज में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होता है, तो जब फ्यूल यूज होता है तो उस फ्यूल में एक बाय प्रोडक्ट बनता है। वो बाय प्रोडक्ट क्या रहता है? वो बाय प्रोडक्ट ही हमारा रहता है ये, तो एक बाय प्रोडक्ट बनता है, तो PuF6, और वो बाय प्रोडक्ट ही एक्चुअली क्या होता है? PuF6 होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो PuF6 है, जिसको ना अब इसको मेरे को ऑक्सीडाइज करना है, तो O2F2 क्या करता है, ये जो PuF6 है जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है न्यूक्लियर फ्यूल में, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके रिएक्ट करके इस PuF6 को, जो बाय प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, इसको निकाल देता है। आई होप समझ में आएगा क्या चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन में क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ये क्लियर है कि कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर एक बाय प्रोडक्ट बनता है PuF6। अब मुझे इस PuF6 को निकालना है, तो उसको निकालने के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है O2F2 का, जो कि हमें पता ही अनस्टेबल है, इसलिए इसको रिएक्ट करते हैं। ये क्या करता है, इस PuF6 को इसमें से आउट कर देता है न्यूक्लियर फ्यूल में। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक फरहान, साहिबा? हाँ सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और 5 मिनट के बाद वापस से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज तो मुश्किल है चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो